Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 11th video lecture. This time I have chosen a topic from civics and the topic is how the state government works. So let's start it. Students, in your previous class 6, we discussed the fact that the government works at 3 levels. The levels are local, state and national, or can be called central, and looked at the work of local government in the some details. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in democracy? What is the role of a member of the legislative assembly, MLA and ministers? और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लोग अपनी बात सरकार तक किस तरह पहुंचाते हैं. बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स गो थ्रू अ केस स्टडी. ये स्टोरी आंसरेबल है उस क्वेश्चन के लिए जिससे ये स्लाइड शुरू होता है, दैट इज़ हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये जानने को मिलता है कि उनका जो ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो वाटर सप्लाई की सीवियर स्कार्सिटी से गुजर रहा है. और जिन गाँवों में ये दिक्कत अपनी चरम सीमा पर है, पीक पर है, वो लोग दूर गांव से जाकर पानी ला रहे हैं और अपनी ज़रूरतें को पूरा कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हुआ है कि गांव के आसपास की नदियां सूख चुकी हैं और इसलिए गांव के टैंक्स में पानी नहीं है, जिसके चलते कुछ जगह पर लोग गंदा पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वे बीमार हो रहे हैं. ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीमार मरीजों से भरा हुआ है और उसमें मोस्टली पेशेंट्स डायरिया के हैं. तभी उस डिस्ट्रिक्ट की 2 लड़कियाँ टीवी में न्यूज़ देखती हैं कि डायरिया से 10 लोगों की डेथ हो गई. उनकी माँ उन्हें चेतावनी देती है कि कोई भी बाहर लोकल मार्केट से कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम जैसी चीज़ें नहीं खरीदेगा, क्योंकि इससे वो लोग बीमार पड़ सकते हैं. तभी वे लड़कियां स्कूल के लिए निकलती हैं और देखती हैं कि रास्ता जाम किया हुआ है. वे वहाँ पर रुकती हैं और एक पुलिस वाले से पूछती हैं कि क्या हुआ है एमएलए घर पे. वहाँ एमएलए का घर था, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? पुलिस कांस्टेबल हंसती और कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए ये लोग गुस्सा हैं. वहीं पर एक नेता एमएलए को एड्रेस करते हुए कह रहा था कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सोसाइटी का ख्याल रखें, हम चाहते हैं आप जल्दी कोई एक्शन लें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. और वे लड़कियां उसके बाद वहां से वापस लौट जाती हैं. उनके मन में एक सवाल रहता है कि एमएलए कौन है और उसकी ज़िम्मेदारी क्या है. स्टूडेंट्स, बिफोर वी डिस्कस द एमएलए एंड द रोल ऑफ एमएलए, लेट मी टेल यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्टेट. जो हमारा स्टेट है यूपी, ये बायकैमरल है, यानी कि इसमें 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नॉन परमानेंट हाउस है जो कि 5 ईयर के लिए चूज़ किया जाता है और इसे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, यानी वही इसकी मीटिंग को सुनते हैं. और जो मेंबर्स होते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको कहते हैं हम एमएलए. वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है जिसके 1/3 लोग हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं. इसको प्रिसाइड करते हैं चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, और वे लोग जो कि मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें कहा जाता है एमएलसीज. इस तरह ये दोनों सदन मिलकर राज्य स्तर पर सरकार चलाते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एन एमएलए. बच्चों, आप लोग कलेक्टर या कहें डीएम और मेडिकल ऑफिसर इस तरह के ऑफिशियल नेम से परिचित रहे होंगे, पर क्या कभी आपने एमएलए के बारे में सुना है, या लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर क्या आप अपने क्षेत्र के एमएलए को जानते हैं और वे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अगर नहीं पता तो आपको ये जानना चाहिए. लेट मी डिस्कस एमएलए. मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. दे कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. इन दिस वे वी कैन से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल. यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम लोग इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते हैं, तभी जाके वो एमएलए बन पाते हैं. ये एमएलएज मिलकर ही बाद में सरकार बनाते हैं. देखा जाए तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जनता की जो भी समस्या है उनके निस्तारण के लिए जनता इनका चुनाव करती है और वे पब्लिक लेवल पर इन बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं. स्टूडेंट, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. Each state is divided into different areas और constituencies. यहाँ constituencies से मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया है जिस एरिया के वोटर्स अपने लिए कैंडिडेट चूज़ करते हैं, तो उस जियोग्राफिकल यूनिट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब इस स्लाइड में जो मैप दिया है उसमें तुम देख सकते हो कि हिमाचल का एग्जाम्पल दिया हुआ है. हिमाचल प्रदेश में ऐसी 68 असेंबली हैं, या कह सकते हैं 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़.
और यहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तुमने अक्सर देखा हुआ कई सारी पार्टीज से लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। अब हम जानेंगे कि लोग MLA कैसे बनते हैं। बच्चों, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो हम देखते हैं कि कोई पार्टी कई सारी सीट्स जीतती है, यानी कोई पार्टी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस सीट को विन करती है और कुछ पार्टियां नहीं कर पाती। इस तरह से दो ग्रुप बन जाते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजॉरिटी। यानी जो पार्टी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मोर देन हाफ सीट से जीतती है, सपोज़ कि 50 सीट हैं और अगर वो 26 या प्लस सीट लेके आती है तो वो कह जाएगी, वो आएगी मेजॉरिटी में। The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called opposition। अब इस चीज़ को बेहतर से समझने के लिए हम हिमाचल प्रदेश का जो ये इलेक्शन है इसे स्टडी करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मेजॉरिटी एंड अपोजिशन। देखो बच्चों, स्क्रीन पर रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2003। यहाँ आपको दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी और उसके सामने नंबर ऑफ MLAs इलेक्टेड। अब इसे ऐसे समझिए कि देखिए स्क्रीन पर तीन बड़ी पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी BJP एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। इन सभी पार्टीज़ ने इन 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने मेंबर खड़े किए होंगे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिजल्ट। यू कैन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर 43 सीट्स जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 16 और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने 3। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे जो किसी पार्टी से नहीं थे, उन लोगों ने जीती 6 सीट, टोटल हो गई 68। अब आप 68 का हाफ करते हैं तो होता है 34, यानी जो भी पार्टी 34 प्लस यानी कि 35 या उससे ज़्यादा सीट लेकर आएगी वो मेजॉरिटी में आएगी। एंड यू कैन सी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉज द पार्टी दैट केम इन मेजॉरिटी। यहीं BJP जिसने 16 सीट जीती ये आएगी अपोजिशन में, क्योंकि ये दूसरी वो पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा सीट सिक्योर की। तो इस तरह हम मेजॉरिटी और अपोजिशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर इलेक्शंस। आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल elect देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। यानी MLAs अपने में से एक व्यक्ति चूज़ करते हैं जो कि विनिंग कैंडिडेट होता है और उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले केस में कांग्रेस पार्टी ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना CM कैंडिडेट चूज़ किया। फिर बाद में वीरभद्र सिंह जी ने, या जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दूसरे मेंबर्स को एज ए मिनिस्टर चूज़ किया। स्टेट लेवल पर ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नर की कि वे चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. तो जो ये चुने हुए उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं और अपने अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम को सामने लाते हैं। ये दोनों हो सकते हैं ग्रुप से, मे बी फ्रॉम मेजॉरिटी और मे बी फ्रॉम अपोजिशन। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि MLAs क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं और किस तरह हम MLAs को चूज़ करते हैं। अब MLA हमारे लिए किस तरह अपना रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं इसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।